जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद सेना और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। अब तक 80 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स को अरेस्ट कर चुकी है पुलिस और उन्हें कस्टडी में रख के उनसे पूछताछ जारी है। वहीं एनआईए ने 3000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ जारी है और देश के अलग अलग पार्ट्स में रेड्स चल रही हैं। कल ही झारखंड में एक आतंकवादी को अरेस्ट किया गया जो कि 10 साल बाद बेल पर बाहर आया था। एटीएस ने, झारखंड एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने हिजबुल मुजाहिदीन और इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ ये आतंकवादी था। ये 2014 में इसको गुजरात पुलिस ने अरेस्ट किया, जोधपुर पुलिस ने अरेस्ट किया था। फिर ये जेल में जाता है, जेल में जाने के बाद अपनी एक्टिविटी को रोकता नहीं, ये बेल पर 2024 में बाहर आ जाता है। फिर भी ये आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़ा हुआ होता है और उनसे बातचीत करता है। पुलिस को इसका इनपुट मिलता है, पुलिस इसे वापस कोर्ट में प्रोड्यूस करती है, फिर इसे जेल में डाल दिया जाता है। अब बात आती है कि अब 9 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक उन आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। मतलब कोई प्रॉपर उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो अब इस वक्त कहाँ छुपे हैं। बस हमें पता है लोकेशन। लोकेशन क्या है? जम्मू कश्मीर का साउथ एरिया, मतलब साउथ कश्मीर। अब साउथ कश्मीर में जो 4-5 कहा जाता है कि जो एरिया है आतंकियों का अड्डा बन चुका है और आतंकियों को मदद इन्हीं एरियो से मिलता है, जिसमें अनंतनाग है, कुलगाम है, पुलवामा है और सोफियान है। 2024 से हमने यहाँ इन इलाकों में 2-4 ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटी देखी है जिसने देश को दहला कर रख दिया। हमें याद होगा कि 2023 में 5 आतंकियों को मार गिराया गया था कुलगामा में, और पुलवामा में 2019 में आपको याद होगा कि कैसे हमारे सीआरपीएफ जवान के ऊपर हमला बोला जाता है और 40 से ज़्यादा जवान उसमें शहीद हो जाते हैं। लेकिन साउथ कश्मीर इस वक्त जो है वो है आतंकियों का अड्डा और आतंकियों को यहाँ से बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। आपको पता होगा मैंने जो ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात बताई, जो 70 से ज़्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो इन्हीं इलाकों में से हिरासत में लिए गए, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। और सबका एक ही मोटिव है, कोई जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ है, कोई लश्कर ए तोयबा के साथ जुड़ा हुआ है, कोई हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जुड़ा हुआ है। ये 3 आतंकी संगठन इस एरिया में बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं। ये कश्मीर के ही लोग हैं। कश्मीर के लोग आतंकवादियों के साथ मिलकर इन्हें मदद पहुंचाते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि इतना बड़ा हमला और आतंकी इतने ईजीली निकल गए तो कोई पॉसिबल नहीं। कल मैंने आदिल की स्टोरी बताई थी आपको कि आदिल कैसे कश्मीरी लड़का ही था, बड़ा ही होनहार और पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन वो पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान से आतंकवादी बनकर वापस आता है और फिर वो हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर पाकिस्तानी आतंकवादियों को यहाँ एक्टिव करता है भारत में। और मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि ये जो चारों जगह हैं जिन्हें मुख्य रूप से अब पॉइंट आउट कर रही है पुलिस और आर्मी दोनों, कि यहाँ आतंकियों की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो पहले आता है अनंतनाग, इसकी पहचान होती है गेटवे ऑफ कश्मीर के रूप में, और यहाँ जो आतंकवादी संगठन एक्टिव है वो है हिजबुल और लश्कर। इन दोनों के आतंकवादी संगठन यहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। 2023 से 2024 में याद होगा आपको, 2023 में मुठभेड़ में 3 अधिकारी शहीद हुए थे, कोरेनाग मुठभेड़ इसे कहा जाता है। और उसके बाद हम आते हैं कुलगाम में। कुलगाम जैसे कि आपको पता है कृषि क्षेत्र है, अनंतनाग के पास ही है। ये आतंकियों की मूवमेंट का ये ट्रांजिट जोन बन गया है। मतलब यहाँ से ही आतंकी आगे बढ़ रहे हैं, आतंकियों का मिलना जुलना, लोगों को जो नॉर्मल सपोर्ट से लोकल सपोर्ट है वो यहीं से मिल रहा है। 2023 में सुरक्षा बल ने 5 आतंकियों को यहीं मार गिराया था और उसके बाद से ये एरिया का नाम बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। फिर याद होगा पुलवामा को हम कैसे भूल सकते हैं कि 2019 में आत्मघाती हमला हुआ था सीआरपीएफ कैंप में, जहां जैश ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली थी और इस आत्मघाती हमले में 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे। और इसके बाद आता है सोफियान को ज़्यादा एक्टिव माना जाता है, यहाँ ज़्यादा एक्टिव हैं आतंकी और ये लगातार यहाँ मुठभेड़ होती रहती है, कभी 2 आतंकी, कभी 1 आतंकी को मार गिराया, कभी 2 आतंकियों को। लोकल आतंकियों की यहीं से ज़्यादा भर्ती होती है और हिजबुल्ला का गढ़ है, हिजबुल्ला यहाँ बैठा है, और सॉरी हिजबुल्ला बोल रहा हूँ, हिजबुल मुजाहिदीन यहाँ का गढ़, इसका यहाँ गढ़ है और ये कम उम्र के बच्चों को टारगेट करता है और उन्हें चाहता है कि वो कैसे भी आतंकी संगठन को ज्वाइन कर ले। 2023 में आपको याद होगा कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की यहाँ हत्या हो गई थी, जिसके बाद मुठभेड़ में आतंकियों को मार गिराया गया था। और ये जो एरिया है वो हाईली मतलब एकदम रेड जोन में आता है, जहाँ आतंकी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आपको याद होगा कि 2023 मतलब मैं आपको एक जो डाटा है वो बताना चाहूँगा। 2023 में जम्मू कश्मीर में
270 आतंकवादी घटनाएं हुई, मतलब 267, 270 पूरे नहीं, 267 आतंकवादी घटनाएं हुई। 2024 में ये कम हो गए थे एकदम, 60 का लक्ष्य जो है इन्होंने प्राप्त किया, मतलब 59 के आसपास ये पहुंचे थे 2024 में। और दिसंबर 11 2023 को अमित शाह ने जब संसद को संबोधन किया था, उस समय उन्होंने कहा था कि 2004 से 2014 तक 7000 से ज़्यादा अटैक हुए हैं सिर्फ कश्मीर में, जिसमें से 2000 जो अटैक हैं वो पिछले 10 साल में हुए। तो ये भी बड़े मतलब एक तरह से दिखाता है कि कैसे आतंकवाद को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया था। मतलब सोचिए 2024 में सिर्फ 50 से ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं हुए, मतलब ये तो बहुत ही कम रेशियो है, नंबर ही बहुत कम है। और ऐसे में अब ये पहलगाम अटैक होता है और इसमें इतने सारे बेगुनाहों की जान चली जाती है। एक तरह से फिर एक और चीज़ निकल कर सामने आती है। हम कहते हैं कि कश्मीर में आतंकवाद ख़त्म हो गया है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो नंबर सामने आ रहे हैं कि जो 70 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है, ओवरग्राउंड वर्कर्स को, ये सब तो कश्मीरी हैं। कोई कुछ पाकिस्तान से आए हुए हैं और कुछ पाकिस्तान जाते स्टूडेंट वीज़ा पे, वहाँ पढ़ाई करने के नाम पे जाते, आतंकवादी संगठन ज्वाइन करते हैं और फिर भारत आ जाते हैं, फिर भारत में दहशतगर्द फैलाते हैं। अब इसके वजह से इन एरियो में ना तो कोई इकोनॉमिक अच्छी हो रही है, अगर कौन जाएगा इन एरिया में, डेवलपमेंट कैसे होगा? अगर यहाँ के लोकल लोग ही आतंकवादियों के सपोर्ट में रहेंगे तो बहुत ही मुश्किल है वहाँ से आतंकवाद ख़त्म करना। और आए दिन हम देखते हैं कि यही बार बार चीज़ें निकल कर आती है। कहा जाता है कि देश के गद्दार ही अगर आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं और गद्दारी करते रहेंगे तब तो बड़ा मुश्किल है आतंकवाद को ख़त्म करना। लेकिन जब तक गवर्नर रूल था, वहाँ फ्री हैंड बहुत ज़्यादा था आर्मी और सेना को और पुलिस बल को भी, तो बहुत ही आतंकवाद में हमने कहीं ना कहीं देखा था कि गिरावट आई थी। लेकिन अभी भी देखिए यूनियन टेरिटरी है, जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, वहाँ भी पुलिसिंग और बाकी जो सेना की जिम्मेदारी है वो सेंटर की ही है। इसलिए देखा होगा आपने, हमले के तुरंत बाद अमित शाह वहाँ पहुँचते और पूरे हालात का जायज़ा लेते और उसके बाद फिर कड़े कदम उठाए जाते। अब सवाल है कि 9 दिन हो गया, ये आतंकी अभी तक पकड़ में क्यों नहीं आ रहे? मैं आपको गूगल मैप दिखा रहा हूँ, ये गूगल मैप देखिएगा, ये पहलगाम का जो इलाका है, जो वैसन घाटी, इसके आसपास कितना डेंस फॉरेस्ट है और हेलीकॉप्टर से भी नीचे की चीज़ें पता नहीं चलेंगी जंगल में, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ हैं। तो वो डेंस फॉरेस्ट है तो उसमें पता नहीं चलेगा कौन कहाँ है। और इतना घना जंगल है कि इन जो आतंकी हैं ये तीनों बड़े ही माहिर हैं। मैं इनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़े माहिर हैं क्योंकि ये लोगों ने एकदम टफ ट्रेनिंग ली है पीओके में, वो भी जंगली इलाकों में ट्रेनिंग लेकर आए हैं। 6 महीने से ज़्यादा की ट्रेनिंग ली है। और उसमें से जो एक आदमी है ना, मूसा की मैं बार बार बात इसलिए करता हूँ कि मूसा है ना एसएसजी का कमांडो है। जब उसको खुद को कमांडो की ट्रेनिंग मिली और रिटायर्ड कमांडो है, तो उसने भी, जो उसके साथ 2 लोग थे, उन्हें भी उसी तरह की ट्रेनिंग दी। वो लोग जो भारत में घुसकर आतंकी हमला किया जिन्होंने पहलगाम में। अब इन लोगों, पुलिस ऐसा कह रही है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कह रही है कि 2 दिन से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा, इन्हें 2 दिन के अंदर पकड़ लिया जाएगा और 2 दिन के भीतर ही ये पकड़ आ जाएंगे, क्योंकि इनको लोकल सपोर्ट मिल रहा था जिसकी वजह से ये अभी तक बचे थे। अब इनके पास खाने पीने का भी सामान था, तो जंगल में ये सर्वाइव भी ईजी कर रहे थे। अब मैंने ऐसी गूगल मैप पे मैंने सर्च किया कि बैसरन घाटी से पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तक जाने में कितना समय लगता है। तो 265 किलोमीटर का मुझे एक रास्ता दिखा, जो बाय कार और गाड़ी घोड़े से 8 घंटे का समय दिखा रहा था। वहीं पैदल अगर कोई आदमी शख्स चल के जाता है तो 2 दिन का समय दिखा रहा था। तो बड़ी चिंता का विषय, अगर ये जिस तरह पाकिस्तान से भारत आ गए थे, बॉर्डर क्रॉस कर दिया था इन्होंने, वो भी पैदल ही आए थे, चल कर आए थे बिना किसी गाड़ी घोड़े के। अगर इन्हें वो सेफ़ रूट पता है, अगर इन्हें कोई ऐसा रूट पता है, तो इनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इनके लिए 5 दिन का समय भी बहुत है। और ये चिंता का विषय हमारे लिए, अगर एक बार ये बॉर्डर इन्होंने क्रॉस कर दिया तो हमें बहुत मुश्किल होगा इन्हें पकड़ना वापस से। वैसे हमारा तो मुख्य लक्ष्य जो बड़े आतंकी हैं उन्हें ख़त्म करना, क्योंकि हमें तो हमारे पास लोकेशन भी है बहुत सारे बड़े आतंकियों की। कल ही में हमारे इंडिया टुडे की एक टीम थी जिन्होंने सर्च करके बताया कि जो हाफिज़ सईद अभी भी एक्टिव है पाकिस्तान में और प्रॉपर घर में रह रहा है, उसको प्रॉपर सुरक्षा मिली हुई है। हमारी एजेंसीज़ के पास भी उसकी लोकेशन है और मुझे लगता है सही समय आने पर अच्छा जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा बौखला गया है। पाकिस्तान के अंदर डर इतना बैठ गया है कि उसने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से लोगों को, गाँव को खाली करवा दिया है, चेक पोस्ट खाली कर दिए गए हैं और उनके यहाँ हमसे ज़्यादा सिचुएशन ड्रास्टिक हो गई। हम तो अपने गम से इतना ज़्यादा परेशान हैं, हमने लोगों इतने बेगुनाहों की लाशें देख ली जिसके बाद हमें उससे हम उभर नहीं पा रहे थे। लेकिन वहाँ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, वहाँ
एक ही दिन के भीतर वहाँ एनएसए के हेड को बदल दिया जाता है, जो आईएसआई के हेड है उन्हें वापस से एनएसए की कमान दे दी जाती है। तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान में तो हलचल बढ़ गई है और उन्हें पता है भारत कभी भी कोई भी बड़ा एक्शन ले सकता है और पाकिस्तान अब उसे रोक नहीं सकता। और पाकिस्तान के पास अब ये ताकत नहीं बची है कि वो रोक ले, क्योंकि अब जो है पानी सर से ऊपर चला गया और पानी सर से जब ऊपर चला गया तो जवाब बड़ा मिलेगा और उसी जवाब का हम वेट कर रहे हैं और वेट करें कि कब इन आतंकियों को पकड़ा जाएगा और इन आतंकियों को सेम जो कसाब के साथ हुआ वही इनके साथ भी हो, इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और ये जिंदा मिले या मुर्दा उससे तो सेना को सरकार को कोई मतलब नहीं है। बस सरकार चाहता ही है कि ये कैसे भी पकड़ में आ जाए, जिंदा या मुर्दा कैसे भी। सेना को फ्री हैंड दे रखा है कि आपको जैसे आतंकवादियों का खात्मा करना है आप करिए, सरकार आपके साथ खड़ी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।